It is methanol or C ट्रिपल बॉन्ड CH हेक्सेटेन क्या होगा? हेक्साइन That is hex। जो प्रीफिक्स हैं उन्हीं सबसे तो मिलके बनेगा, अपने मन से कुछ नहीं जोड़ना। हेक्स और आइन। अच्छा, that is हेक्साइन। बोलो हाँ? अभी ये सवाल नहीं देंगे एग्री पर। आज साइंस की क्लास है ना, हम इसको नहीं देंगे। 20 ये क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म क्लास है ये। समझो क्लास साइज अलग अलग है ना, तो उसमें जो तुमको लगता है जो सबसे छोटा क्लास साइज है वो ले लो। जैसे कोई 20 का है, कोई 40 का है, कोई 60 का है, तो सबसे कम 20 है, उसी से डिवाइड करो बस। 20 किसी एक में होगा, देख लो। हाँ, ऐसा नहीं होता है। एक उसमें जो सबसे छोटा क्लास साइज है, ठीक है। तो अब जैसे तुमने DI निकाल लिया, DI में कॉमन मल्टीपल 20 कोई बन ही नहीं रहा है। अपने मन से तुम्हें कोई सुविधा लगती, इसीलिए जब ऐसे सवाल में ना, जब नॉन यूनिफॉर्म हो तो DI से ही करो, फिर UI से मत करो। UI को जबरदस्ती, क्योंकि वो कभी कभी कॉम्प्लिकेट कर देगा। DI तक करो, DI से करो, ये सही है। जब यूनिफॉर्म हो तो UI से कर सकते हैं, नहीं तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ये है कि जिससे डिवाइड कर रहे हो उसी से मल्टीप्लाई कर देना, वो तो तुम जानते ही हो। लेकिन अब उन्होंने अपने मन से कोई 20 सुन लिया, तुम्हें 25 अच्छा लगता है तो 25 कर लो, तब ये 3 सिंप्लीफाई होंगी, ये 2 नहीं होंगी। इसमें एक कर बोलो, बोलो बात समझ नहीं, अपने मन से कर सकते, सही है। चलो अब देखो, दैट इज कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक गुण, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक ही बात है। कार्बन कंपाउंड्स जितने भी सब्सटेंस हैं सभी दहन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। दे ऑल डज कंबशन। कंबशन का क्या मतलब है? एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है कंबशन। रावण दहन, दहन का क्या मतलब? कंप्लीट बर्निंग ऑफ समथिंग इज नोन एज कंबशन। किसी चीज का पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाना, उसका दहन कहलाता। ठीक, कंबशन पहली प्रॉपर्टी सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है? कंबशन। कंबशन का क्या मतलब है? दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कंबशन। जैसे when organic compound burn, then जो उनका प्रोडक्ट होगा, then it forms CO2 और वाटर भी बना सकते हैं, and release a lot of energy। ये इस वजह से कंबशन या ऑक्सीडेशन इज एसेंशियली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम किस तरीके से यूज करेंगे? या तो फूड सोर्स यूज कर लो या फ्यूल के तौर पर, दोनों ही तरह से यूज कर सकते हो। उनका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, खाने लायक है, बॉडी के सूटेबल है, तो फूड कैलोरी, और नहीं तो सिंपली कैलोरी। चलो, तो
जैसे दिखाया गया है, अगर मान लो CNG है, मीथेन। मीथेन से क्या मतलब है? मीथेन का मतलब है ये दलदली इलाकों में, कभी सब्जी मंडी गए हो पावटा, तो जो सब्जियां सड़ती हैं उनमें से जो गैस निकलती है वो यही मार्स गैस है। कभी अगर कहीं पर ये जैसे ऐसे ऐसे है, अब बहुत सारा वेजिटेशन है और किसी ने यहाँ पर ये रिवर क्या किया, यहाँ पर एक डैम बना दिया, तो डैम बनाने के बाद ये सारा एरिया सबमर्ज हो जाएगा, तो अब ये वेजिटेशन सड़ेगा और इसकी वजह से जो गैस निकलेगी उसे क्या कहेंगे? मार्श गैस। मार्श का मतलब होता है दलदली इलाकों से निकलने वाली गैस। अगर सिर्फ अमेजन के जंगलों में तुम ऐसे माचिस लगा दो तो वहाँ सब चीज़ें बहुत सारी सड़ रही हैं, तो वहाँ अपने आप ही आग लग जाए। मार्स गैस ऐसी तरीके से लाइटर जला दो अगर तुम अमेजन के जंगलों में, तो तुम समझो एक बहुत बड़ा काम कर सकते हो, उस पूरे जंगल को जला सकते हो। इसीलिए अभी बहुत सारा वहाँ पर कैलिफोर्निया सब जंगल जलते ही रहते हैं, मार्स गैस निकलती रहती है। ठीक है, तो सबमर्ज एरिया से जो गैस निकलती है इसका दूसरा नाम क्या है बोलो? मार्स गैस। मार्स गैस जिस तुमने सब्जी सड़ने पे जो स्मेल उड़ती देखी है वही है गैस, दैट इट इज नोन एज मार्स गैस। इट इज फ्लेमेबल गैस। अदरवाइज ऑल्सो जब कहीं पर ये देखो सी के बेड में बहुत सारे डायनासोर या व्हेल मछली आके ट्रैप हो जाती हैं और यहाँ पर बहुत सारे शार्क या व्हेल मछली ऐसे ट्रैप हो जाएंगी, तो इनकी वजह से ये पूरा सी बेड या ऑक्टोपस भी आके ऐसे इसी में सब ट्रैप हो जाएंगे और फिर इनके ऊपर रिवर सैंड चढ़ जाएगा। ये क्या होगा? रिवर सैंड। अल्टीमेटली ये डिकम्पोज होके ये क्या बनाएंगे? क्रूड ऑयल, सड़ जाएंगे बिल्कुल। तो इसी को काला तेल कहते हैं, बहुत बदबूदार होता है, फाउल स्मेलिंग, जिसको कि खाड़ी देश या फिर गल्फ कंट्रीज बेचा करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं बताइए? क्रूड ऑयल। और इसके ऊपर ये जम गई तो यहाँ से इतना ही नहीं, इसमें गैस भी निकलेगी। इनके ऊपर एक गैस है उसको कहते हैं CNG। इसे क्या कहेंगे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कहीं कभी कभी ये हो सकता है रिलायंस से बोला गया जाओ समुद्र में खोज करो कहीं सी बेड है, तो अब वो जमीन में सब जगह रेत पड़ी है, कहाँ पता चलेगा सी बेड? जमीन के अंदर कहाँ? लेकिन उसके पास सर्च कैसे इक्विपमेंट, उसने देख लिया कि यहाँ पर कुछ फ्लूइड सा है, वो जमीन के अंदर उसने रिसर्च की तो मिल गई। तो रिलायंस ने अभी वो हाई बॉम्बे के पास खोल रखे हैं अपनी रिफाइनरी, तो वहाँ से वो तेल निकालता है। तो सबसे पहले तेल निकालने के लिए उसने एक पाइप डाला है। क्लास 7 पे तुमने डायग्राम देखा होगा, ये किसी छोटे भाई के पास हो तो देख लेना। एक यहाँ पर ऐसे करता है, टाटा ने 2 जगह ड्रिल किए। एक किसके लिए ड्रिल किया बताओ? CNG के लिए। तो CNG निकली यहाँ से जहाँ गैस थी, फिर पूरे भारत में CNG के स्टेशन लगा दिए गए कि CNG सस्ती है, बिक रही। उसको कुछ किया नहीं जाता है, क्योंकि कोई चीज़ सड़ी तो उससे जो गैस निकली वो मीथेन ही होगी। कोई भी चीज़ सड़ेगी, डिकम्पोज होगी तो मीथेन निकलेगी। तो इसलिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसी को क्या कहोगे? मीथेन, क्योंकि ये नेचुरल गैस है। वेजिटेशन सड़े या कोई भी जानवर सड़े। और नीचे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की रिफाइनरी लगा दी। रिफाइनरी भारत में इतनी ज़्यादा है कि हम दूसरे गल्फ कंट्री से तेल ला के यहाँ रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं, और जितना गल्फ कंट्रीज नहीं कमा रहा उससे ज़्यादा हम कमा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा रिफाइनरी रशिया के ऊपर सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। हमने रशिया से कहा लाओ हमको तेल दो, और हमने वही तेल लेके फिर यूरोप को भेजा। यूरोप ने कहा हम तुमसे नहीं लेंगे रशिया, हमने लेके सब रिफाइन। हमने ज़्यादा कमाया इस यूक्रेन वार में। बात समझ में आई कि नहीं? बिकॉज वी आर द हाई, जो सबसे नंबर 1 रिफाइनरी हम ही लोग करते हैं। ओके, तो आपने देखा इसका नाम मीथेन गैस है, इसका नाम मार्स गैस क्यों है वो भी देख लिया, और अब इसका नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी आपने देख लिया, क्योंकि वहाँ कंप्रेस फॉर्म है। तो इसका तीसरा नाम क्या हुआ? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। अगर इसको जला दिया जाए तो हम बात कर रहे हैं कंबशन की, तो बताओ क्या बनेगा? CO2। और क्या बनेगा? ये चीज बनेगी, और साथ में इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। 1 किलो जलाओगे तो 55,000 किलो जूल पर kg की एनर्जी, हाई कैलोरी, दैट इज एनर्जी। तो ये हो गया। इसके अलावा C4H10
इसको जो एलपीजी होती है, एलपीजी क्या है बोलो? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें 85% ब्यूटेन है, जो कि हमने लिखा है ब्यूटेन। और जो हम लोग के घर में रसोई गैस है उसकी बात कर रहा हूं, और 15% ईथेन। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ तक की बात हो गई। ये हमने एक रिफाइनरी खोल ली, और रिफाइनरी खोलने पर यहाँ नीचे इसमें से हमने क्रूड ऑयल इसको पंप किया, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल अंदर जा रहा है, और क्रूड ऑयल जा रहा है, फिर हमने एक यहाँ हूपर लगा दिया, और हूपर में कोयला डाला, और कोल डालने से फिर इसके अंदर इसमें जलाया, इसको जलाया। अच्छा, जलाने पे क्या किया इस क्रूड ऑयल को? तो ये वेपराइज होके उठा, वेपराइज होके उठा, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक इस तरीके से ये लगा दिया, ये देखो। तो दैट इज कुछ ना कुछ यहाँ पर, अगर मान लीजिए ये गैस उठी और यहाँ पर टकराएगी, तुमको मालूम है ढक्कन लगा दो तो उसमें से कुछ ना कुछ लिक्विफाई हो जाती है। तो ये लिक्विफाई होकर गिर गई, लेकिन जो लिक्विफाई नहीं होना चाहती थी, नीचे टेम्परेचर हाई है और ऊपर टेम्परेचर ये लो टेम्परेचर है, और सबसे ज़्यादा अंगीठी के पास तो सबसे ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर। तो जो चीज़ सबसे पहले, यानी जिनका बहुत, एक होता है कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम ही होता है, तो जैसे 4 डिग्री सेल्सियस मीथेन का है, फिर आएगा 15 डिग्री सेल्सियस, फिर हम आ जाएंगे कि 70 डिग्री सेल्सियस पेट्रोल का। पेट्रोल अगर 70 डिग्री में कर तो सब उड़ जाएगी। ऐसे ही हवा में कितना तेज इवेपोरेशन होता है, 70 तक तो पूरा उबल के उड़ जाता है। तो ये लगाया, लेकिन फिर कुछ गैस ऊपर उड़ गई, देखो जरा। अच्छा, जो यहाँ आती गई उसको मैंने कंटेनर में टप 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 आती रही इकट्ठा कर दिया। जो सबसे लास्ट में निकली उसको C50H105 कहा, 102। जरा देखो CnH2n का फार्मूला लगाओ जरा, क्या यही बन रहा है? इसको हमने एस्फाल्ट कहा, और इसके द्वारा सड़कों पर हमने ऊपर जो कोयला बिछाते हैं ना, छोटी छोटी दाने बनने के बाद, वही एस्फाल्ट है या कोल्टा, समझ में आएगा? इसका क्या नाम रखा गया? एस्फाल्ट। चूंकि हमारे यहाँ रिफाइनरी का काम ज़्यादा होता है, इसीलिए सारी सड़कें किसकी बनती हैं? एस्फाल्ट की। कोयले का काम विदेशों में तो अलग ही तरीके से बनती है, पत्थरों से, जिससे भी। एक फिर इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब यहाँ से निकल के आगे बढ़ी, फिर हमने एक इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया। तो अब हो सकता है लोअर टेम्परेचर पर कुछ और हल्की हो, तो यहाँ पर फिर क्या आया देखो, दैट इज C34। इसका डबल करो 70। इसको हमने पैराफिन वैक्स का, जो एड़ी में ये क्रैक ऐसा क्रीम आती है, तो वेसलीन समझो, इसे क्या कहा? पैराफिन वैक्स। फिर हमने और ऊपर देखा, तो और ऊपर फिर यहाँ से इसके आगे भी गैस निकल गई, तो यहाँ भी एक हमने यहाँ पर कुछ लगा लिया, ये कंटेनर लगा लिए सब, इसी में गिरेगी पंप। फिर हमें मिला C17H34 है, 34 से कितना हुआ? 34 का डबल करो, 36। इसको कहा कैरोसिन ऑयल। इसे क्या कहा? कैरोसिन ऑयल। ठीक है, और इसी को क्या कहेंगे? दैट इज जो एविएशन टरबाइन फ्यूल, इसी से ही तो जहाज चलते हैं। कैरोसिन को क्या कहते हैं? ATF के टैंक आते हैं कि नहीं जहाजों के पास फिलिंग करने की, यही। अच्छा, और ऊपर चले, तो और ऊपर चलने पे एक और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से इसका सामना हुआ, तो यहाँ पर ये टप 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 गिरती गई, तो इसको कहेंगे C8H10। ये पेट्रोल है, सही है। और ऊपर चले तो कोई लोग जैसे अपने कहते हैं भाई हम जाके ड्राई क्लीन कराएंगे, तो C7H14 गैसोलीन। इसे क्या कहा? तो वो इससे गैसोलीन से करता है, कुछ लोग पेट्रोल से भी करते हैं। अब वो करें तो करें, नहीं तो गैसोलीन से करना चाहिए। और ऊपर चलेंगे तो ये जो मिली
दैट इज 85% C4 H10 और 15% क्या मिला, दैट इज C2H6 इथेन। इसको क्या कहा हमने, LPG। और इसके ऊपर जो मिला सबसे ऊपर, उसको तो हमने ऐसे ही यहाँ जो थी एक पाइप से निकाल लिया, जो ऊपर गैस बच गई, दैट इज कॉल्ड मीथेन। डीजल C10 है, यहाँ पे हमने लिखी नहीं, भूल गए। C10H22 को क्या कहेंगे, डीजल। ठीक है, अच्छा ये सभी, इसको तुमने क्या कहा बताओ, ये रॉक है क्या, इसको क्या कहा था बोलो, क्या तुमने इसे पेट्रॉन कहा था? पेट्रॉन का क्या मतलब है, रॉक। और ये क्या ऑयल है, गाढ़ा चिपचिपा बदबूदार, तो पेट्रोलियम, इसी को क्या कहेंगे, पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल का दूसरा नाम क्या है, ये है ओलियम। ओलियम का मतलब ऑयल, तो क्रूड ऑयल का क्या नाम है दूसरा बोलो, पेट्रो प्लस ओलियम। अब ये देखो रॉक ऑयल, क्योंकि ये रॉक को तोड़कर निकाला जाता है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा बोलो। ऐसा सी बेड में जानवर मरते जाते हैं और सी बेड में जहाँ गड्ढा है वहाँ चलते चले जाते हैं, और इस वजह से रॉक ऑयल बना। अच्छा फिर इन सब को क्या कहोगे, पेट्रोकेमिकल। चूंकि इसकी रिफाइनरी से मिले तो इसका नाम क्या पड़ा बताओ, पेट्रोकेमिकल्स। एंड वन ऑफ द पेट्रोकेमिकल इज पेट्रोल, जिससे गाड़ी चलती है। क्योंकि वो रॉक का है, सबसे कॉमन है चलाने के लिए, इसीलिए उसी को पेट्रोल भी बोल दिया। ठीक है, तो दिस इज, इस रिफाइनरी का क्या नाम होगा बोलो, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी। पेट्रोकेमिकल। तो नैतिक, इनमें से कौन सा पेट्रोकेमिकल, हाँ, क्योंकि ये इसी की रिफाइनिंग से बन रहे हैं। As these are obtained after the refining of petroleum, so these are called petrochemical। ये हमें जानना चाहिए। As अभी these are, इसको तुम्हारे में कॉलम में लिखा हुआ है, these are obtained by refining of, किसकी रिफाइनिंग में, that is petroleum, so these are called petrochemical। बात समझ आ गई, पेट्रोलियम, so these are called पेट्रोकेमिकल। सही है, तो अब तुम्हें पता चला कि एलपीजी ऐसा क्यों है। तुम्हें लगा पूरा ही ब्यूटेन कर देते। ब्यूटेन टॉर्च तुमने देखी होगी ना, जब एसी तुम्हारे यहाँ ठीक करने आता है वो ब्यूटेन टॉर्च लेके आता है, उसी से वेल्ड करता है कॉपर को कॉपर के साथ, वो 100% लेके आता है। लेकिन चूंकि हम इससे निकाल रहे हैं तो इसमें जो मिलेगा वही तो हम देंगे सब। सही है, उसी को हमने कंप्रेस कर दिया। तो अब अगर हम ब्यूटेन को जलाएंगे तो वो लोग क्या क्या मिलेगा, ब्यूटेन। तो C4H10 को जलाओ, जलाओ, क्या मिलेगा टिश्यू, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन हमने यहाँ बैलेंस नहीं, किसे बैलेंस करो। ठीक है, दिस इज द बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन है, इसके जलने से CO2 मिल रहा है और इसके जलने से। तुमने कभी घर में ब्यूटेन या एलपीजी में दूध उबाला है? मम्मी ने कभी 2 मिनट के लिए कहा हो कि टिश्यू जरा इधर खड़ी हो जाओ, हमको छठ पूजा के लिए जाना, ऐसा कभी बोला होगा? नहीं बोलती नहीं। तो तुमने ये देखा होगा जब तुम दूध उबाल रही हो तो यहाँ हल्का हल्का पानी आ गया, तब तुम्हारे मन में यही रिएक्शन तो आई होगी कि देखो इसके जलने से CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है, वही इसमें डिपॉजिट हो रहा है। ये तुम्हारे मन में तभी आया होगा, हम उसकी रिएक्शन लिखते। Given hydrocarbons are burnt, they form CO2 and water। बोलो बात सही कि नहीं? तो कभी देखा होगा, नजर गई होगी तो हल्का हल्का वेपर्स आते हैं वाटर, ऐसा वो वही है जो जला है, अलग से नहीं है कि तुम सोचोगे ठंडे में आने चाहिए, यहाँ गर्म में आ रहा है। रीजन ये दैट कम्स एज 5H2O और 4। ठीक है, अर्चिता जरा यहाँ एक नंबर बताओ,
अभिषेक फर्स्ट चैप्टर में कराया था। सही 13/2 बता दिया उन्होंने। सही है। देखो 5 8 यहाँ हो और 5 यहाँ 13 हुए। 13/2 लिख दो, 2 से मल्टीप्लाई के अपने आप ही 13 हो जाएगा। अब पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर करके दिखाएं कि समझ में आ गया है। फर्स्ट चैप्टर में कराया था, नहीं आया और गीत साई तो संकोच करते हो, कोई बात नहीं। सही, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई ना, क्योंकि 13 इधर है तो इधर 13 कैसे करोगे? 13/2 × 2 हो गया 13, है कि नहीं? अब देखिए अगर ऐसा कॉन्टेक्स्ट होगा तो बताइए। चलिए लेट अस सी, अगर कोक जले, कार्बन, प्योर कार्बन, तो वो O2 से जले तो कैसे जले? दैट गिव्स अस CO2। इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन को क्या कहते हैं? कोक। इट इज वेरी लाइट वेट, रफ, इसे चारकोल भी कहा जा सकता है। ये कोल है, दिस इज कोक। ये क्या है? ये बहुत लाइट वेट है, बहुत हल्का वेट है, सही है। और इसको जलाया दैट इज सी। तो ये 100% प्योर फॉर्म, समझ आ गया? ओके, सो कोक की बर्निंग से क्या होगा? कोक इज यूज, इसको किससे यूज किया जा सकता है? फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जगह जगह यूज करते हैं कि नहीं कोक से? जिंक कार्बोनेट की, है ना, कुछ से किया, सही है कि नहीं? और मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, इसके दो पर्पस, रिफाइनिंग ऑफ मेटल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। अब जरा देखो, तो इससे क्या बनेगा? CO2 प्लस लाइट एंड हीट। बात ना करें, तो कंबशन के बारे में हमने सारी चीज देख ली। अब आगे देखिए, इसी में क्वेश्चन है, व्हाई डू सम सब्सटेंस बर्न विथ फ्लेम? सो व्हेन, जैसे कोल भी शुरू में बर्न करेगा तो वो कुछ देर तक फ्लेम देता है कोल, और जो कैंडल है वो तो पूरा फ्लेम से ही जलती है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो जलते हैं लेकिन फ्लेम नहीं देते। समझ में आई बात कि नहीं? तो कह रहा है कुछ सब्सटेंस फ्लेम के साथ जलते हैं, कुछ फ्लेम नहीं देते, कुछ शुरू में फ्लेम देते हैं, बाद में फ्लेम नहीं देते। बाद में कोयला जले तब फ्लेम नहीं आती, शुरू में निकलती है। सो व्हाइल burning some substance, कुछ ऐसा भी होता है, some organic compounds जलेंगे तो कौन? Organic compounds release, ऐसी गैसेस रिलीज करते हैं which are inflammable। वो कैसी होंगी? Inflammable। दे रिलीज गैसेस, जो गैस हवा में होंगी वो ज्वलनशील है। ठीक है, कोई चीज जल रही तो उसमें गैसेस ऊपर उड़ रही हैं, दीज आर इनफ्लेमेबल। सो दोज गैसेस बर्न विथ फ्लेम। वही वो जो इनफ्लेमेबल है, ज्वलनशील गैसेस। सो दोज गैसेस, जैसे अगर तुम वैक्स की बात करो, ये पैराफिन वैक्स ही है, तो पैराफिन वैक्स अगर मान लीजिए जलेगा तो इसमें क्या होगा? इसकी विक में से जो गैस निकल रही है, इट इज अल्टीमेटली नथिंग बट इस विक में से जो थोड़ा सा कैंडल था, जब वो जली उसने इतनी गैसेस निकाल दी। दीज गैसेस आर इनफ्लेमेबल। सो जो गैसेस हैं वो अपने हिसाब से जलेंगी, अपने अकॉर्डिंग, तो वो गैसेस जलती, पूरा वैक्स नहीं जलेगा। दोस इनफ्लेमेबल गैस। ओके, तो ये जो गैस इसने निकाली दैट इज इनफ्लेमेबल गैस।
अच्छा, ये बात कही जा रही है कि कोयला इनिशियली तो फ्लेम देता है लेकिन बाद में नहीं देता, वो भी क्वेश्चन पे पूछा गया भाई। वॉट एवर द गैसेज आर देयर इन कोल, इनिशियली इसमें शुरू में क्या होती है, जैसे कोयला जला तो कोयला के जलने के बाद शुरू में जो इसमें कुछ गैसेज निकलती हैं, कौन कौन सी गैस निकल गई, कुछ हो सकता है इसमें अदर मीथेन हो या ऐसी कुछ गैसेज हो जो इसमें से हो, तो थोड़ा जलने पे वो निकलेंगी हवा में, एंड दोज जो गैसेज है वो शुरू में निकल जाएंगी, तो कोयला शुरू में फ्लेम देगा। हाउएवर व्हेन दोज गैसेज गेट एग्जॉस्टेड, थोड़ी बहुत ही परसेंटेज है, 5% ही होती है, आफ्टर दैट देयर इज नो फ्लेम ऑब्टेन्ड इन कोल। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं एक ही में करा दे रहा हूँ। सो release gases which are inflammable, these gases catches fire and substance burned with flame. ऐसा मैं किस केस के लिए कह रहा हूं, एग्जाम्पल कैंडल। अब देखिए, in case of coal, initially some inflammable gases तो शुरुआत में कोयला ऐसे ऐसे जलेगा, बाद में नहीं जलेगा। some inflammable gases are released, so initially it burns with flame and later on it burns without flame। और बाद में कैसे जलेगा बताओ, later on without flame। अब ये देखिए कि formation of coal and petroleum, कुछ चीजें और बता दें। कोयले का जलाना अर्चिता हार्मफुल है कि कोक का जलाना? करेक्ट। जैसा ये बता रही है कि बर्निंग ऑफ कोल इज हार्मफुल, क्योंकि ऊपर लिखा है, ऊपर की दूसरी तीसरी लाइन में यहाँ सबसे ऊपर लिखा है कि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। सबसे ऊपर लिखा है कि नहीं, पढ़ लो। एज कोल इज, क्या नमन, कोल कार्बन का एलोट्रोप है? अभिषेक, दिव्या, नहीं, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज है। जो कोक दिखाया वो है प्योर कोक ही है, सही है। So that is harmful as coal contains, इसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज हैं। जो तुम दिया पारते हो दीपावली में ना, उसमें जो लैंप ब्लैक निकलता है, उसमें जो जमा होता है उसको कहते हैं लैंप ब्लैक। अगर उसी में तुम बेंजीन घोल दो तो इस पेन में चलने वाली इंक है, उसी में ग्लू डाल दो, ये बोर्ड मार्कर की, उसी में ग्लू डाल दो तो टायर है, उसको वैसे का वैसा डिब्बी में भर दो तो जीरोक्स का प्रिंटर का इंक। वो लैंप ब्लैक बहुत काम की चीज, उससे वो टायर के रबड़ बना लो, सही है कि नहीं। Burning of coal is harmful because it contains impurities of nitrogen and sulfur. Of nitrogen and sulfur. तो when coal is burnt, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। Coal is burnt, it releases
कोल जब बर्न होगा CO2 तो बनाएगा ही, NO2 भी बनाएगा, और सल्फर की वजह से SO2 भी बनाएगा और SO3 बनाएगा। ये सब चीज बनाएगा कि नहीं? और इन सब के बनने की वजह से क्या है, जो CO2 है वो वातावरण में क्या करेगा बताओ? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा। NO2 वातावरण में क्या करेगा? NO2। तो अब इसकी वजह से क्या होगा? HNO3 बन जाएगा, दैट इज H प्लस O2 लिख दो, HN2 लिख के बाकी बैलेंस कर दो, ठीक है? 2H हो गया, 2N हो गया, OH। फिर से समझिए, सल्फर जलेगा तो क्या होगा? H2SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2SO4। लंदन में जो मैनचेस्टर, इंग्लैंड में जो मैनचेस्टर है, वो कितने फक्र से कहा करता था अपने को 1975 में कि हमारे यहाँ तो दिन ही नहीं होता। उसके वातावरण में इतना कोयले का धुआं छाया रहता था कि सूर्य लगता ही नहीं था कभी निकल रहा है। कह रहा मेरी प्रगति देखो, कभी दिन ही नहीं होता, इतने कपड़े बन रहे हैं, दुनिया को हम भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ कपड़े की मिलें थी ना सारी, तो कोयला खूब जलता था, उसी से सब काम चलता था फैक्ट्री में, कोयले से ही तो मशीनें चलती थी पहले, क्योंकि वो उस समय जो थॉमस अल्वा एडिसन ने सब कोयले से ही किया था, उससे भाप बनती थी, उससे निकलती थी। लेकिन जब एसिडिक रेन हुई, ऐसी रेन हुई कि सारे मार्बल, सारी डिटेल्स उसके पूरे पिघल पिघल के गिर गए, बर्बाद हो गए। तो बात समझ में आ गई कि बर्निंग ऑफ कोल रिलीजेस एसिडिक गैसेस। ये कौन सी गैसेस निकाल रहे? देखो एसिडिक गैस, ठीक है? और उसके आगे जितनी गाय थी उन सब की स्किन उतर गई, जो मवेशी सड़क पे चल रहे थे, इतनी एसिडिक रेन। तो इट कॉजेस एसिडिक रेन विच वर्ल्ड हैज एनकाउंटर्ड इन 1975 एज ए कैटास्ट्रोफ, सबसे विनाशकारी एसिडिक रेन। चलो, when coal is burnt, it releases acidic gases। ऐसा तुम्हारी बुक में ऊपर लिखा है, वो मैंने बता दिया, देखो पूरा लिखा है ना, and causes pollution in environment। चलो, formation of coal and petroleum। When 300 million year ago some asteroid, जब कोई उल्का पिंड धरती से टकराया, when 300 million years ago some asteroid collided या hit the earth, तो क्या हुआ होगा? जब ये देखो अर्थ से जब टकराया तो डायनासोर 100 मीटर उछल गए और उछल उछल के समुद्र में गिरे। वहां जो पेट्रोल बना सो बना, लेकिन उछल गए। समझ आई बात? और जो पहाड़ थे वो सब इधर उधर हो गए, और उसकी वजह से जो जंगल थे वो दब गए। तो क्या होगा? इट हिट, एस्टेरॉइड हिट द अर्थ, देन forests got buried, it was the mass extinction of dinosaurs। और बहुत सारी चीजें दफन हो गई, सिर्फ बैक्टीरिया रह गया, बैक्टीरिया से फिर सारी चीजें बन गई, वही खरगोश, वही गधे, सब बन गए, पहले सब मर मुरा गए। तो क्या हुआ बताओ? देन फॉरेस्ट गेट बरीड, माउंटेन्स भी इधर उधर सब लैंडस्लाइड हुई होगी। फॉरेस्ट गेट बरीड, हाँ इन्हीं लोग का फॉरेस्ट बरीड अंडरग्राउंड। सही है? ये देखो, तो जब ये फॉरेस्ट इसी के नीचे ऐसे बहुत सारे गिर भी गए, और ये फॉरेस्ट जब इसमें गिर गए और इसके ऊपर फिर से मिट्टी आ गई, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर
हीट भी पड़ी, ऊपर का प्रेशर भी था। आफ्टर ए लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम दे रिमेन अनडिकम्पोज्ड एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू कोल। ठीक है, these remain, क्या कह रहा है बताइए, अनडिकम्पोज्ड एंड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। इस प्रक्रिया को अभिषेक क्या कहते हैं? बोलो, 7th में पढ़ा, याद हो तो बता दो, मैंने हिंट भी दी। आ रहा है कुछ? इनटू कोल, कोल में कन्वर्ट होगा। दिस, ये पूरी लैंग्वेज वहीं से हमने उठाई। दिस इज कॉल्ड कार्बोनेशन। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कार्बोनेशन। तो कोल तुम्हें समझ में आ गया? एस्टेरॉइड के 300 मिलियन 10⁶ इतने साल पहले टेक्नोलॉजी से ना। अब हम देखें पेट्रोलियम का, तो तुमको बता दिया, नोट थोड़ा दिखा दें पेट्रोलियम कैसे बना होगा। देखो, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, व्हेन सी एनिमल्स या क्रिएचर्स आर डाइड, वो जब डाइड होते हैं तो कहीं पर भी हो, लेकिन वो पानी की वजह से अंडर करंट, वाटर में अंडर करंट होती है ना, निचली जलधारा, उसकी वजह से वो सी बेड में ही गिरेंगे और कहीं जाएंगे नहीं। चलते चलते पानी की वजह से इसी में गिर जाएंगे, कहीं कहीं भी मरते मरते फिर यहाँ से फिसलेंगे और फिसल के गिर जाएंगे। तो ऑक्टोपस हो या कुछ भी हो, सब यहीं पे गिरेंगे, शार्क होगी तो भी गिरेंगे। और फिर इसके बाद इस पे सेडिमेंट्स होंगे, वो सेडिमेंट्स ऊपर होंगे। दिस इज सेडिमेंट्स। तो when sea animals are died, these are dumped, ये कहाँ डंप हो जाएंगे? dumped into sea bed। sea bed में भी क्या होते हैं? these are the sea troughs, जो अंदर गड्ढा होता है उसे ट्रफ कहते हैं, ठीक है ना। and buried, और इसके बाद buried किससे होते हैं? by sand, सैंड से बरीड हो जाएंगे, या सेडिमेंट्स। ड्यू टू लॉन्ग स्पैन, ड्यू टू लॉन्ग स्पैन ऑफ हीट एंड प्रेशर, उसके अंदर ऑक्सीजन तो क्या जाती होगी, तो क्या डिकम्पोज होंगे। दीज रिमेन अनडिकम्पोज्ड, ये अपघटित नहीं हो पाते, डिकम्पोज्ड, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल इसको कहते हैं। अभी इसकी रिफाइनिंग होनी, इसीलिए कच्चा तेल कहते हैं। जमीन से निकाला, उसकी मेटलर्जी कर दी, वो कच्चा लोहा है, और प्योरीफाई करो तब फिर वो प्योर बनेगा, तब वो रॉट आयरन, नर्म लोहा बनेगा। तो सी बेड में रह गए, इसे क्रूड ऑयल कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेट्रोलियम बिकॉज as it is obtained after drilling into seabed, चूंकि तुमने पत्थर तोड़ के निकाला इसलिए इसे पेट्रोलियम कहा। पेट्रो का मतलब रॉक ऑयल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेट्रोलियम या रॉक ऑयल एज इट इज obtained by drilling
ठीक है, at seabed. The materials refined by crude oil is called petrochemical. India or Bharat is a big market of pharmaceutical or and petrochemical. ये बहुत बड़ा बाजार है। ये बात हम लोगों ने देख ली। देखो ये सब इसमें नीचे लिखा हुआ है। तो कोल एंड पेट्रोलियम, व्हाई कोल एंड पेट्रोलियम्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो कोयले और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? एक अगला क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछ रहा है, देखो व्हाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ठीक है, these are formed by dead remains of long back, यानी remote past organism। remote past organisms थे ना जो डाइड हुए, उनके ये remains ही तो हैं। so these are formed by, लिखो ऐसे नहीं लिखो, coal and petroleum are dead remains are formed by dead remains of long back existing animals and plants। पहले कोल लिखा है तो पहले प्लांट्स लिखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्हीं से ये बने। These got remain undecomposed and buried, so above fuels are formed. These got buried and remain undecomposed। इस वजह से हम इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जमीन को जब तुम खोदोगे तो उसमें फॉसिल्स निकलते हैं। फॉसिल्स तुम लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लो। ऐसे जमीन पे बहुत पत्थर तोड़ो तो काफी उसके अंदर ये उसके रिमेन्स हैं। कोई महसूस हो रहा है? लेकिन डेलिकेट ऐसे ही देख लेना ठीक है, जो हो जाएगा। और समझ आएगा कि नहीं? और एमोनाइट, ये भी जमीन में, ये करीब करीब नहीं तो 6-7 अरब साल पुराने एमोनाइट्स हैं। ठीक है, तो ये फॉसिल्स हैं। हाँ असली है, ठीक है, कोई पुरानी मछली है। डेड रिमेन्स, पत्थर में देखो कोई मछली, देखो उसके फ्लेक्सर है, जैसलमेर में मिलते हैं। ये देखो, हाँ असली है। देखो इसमें इसकी बोन्स भी दिख रही हैं। आपको कहाँ से मिल गए? ये सब तो सही। ये किसी फिश का है, तो उसके जो ट्रेसेस हैं, डेड रिमेन्स ऑफ अनडिकम्पोज्ड, जिसकी पुरानी लोगों उसमें एमोनाइट बना हुआ है। देखो उसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पुरानी याद है, एमोनाइट बना।
देख लो ये मेट कौन खाता है? पूछा तो किसी से मेट खाते हैं। पूछा तो इसके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, वो मेट खाते हैं। समझ में नहीं मेट जो मुँह पे लगाते हैं ना, वही खाता कौन है? आते हैं बहुत से लोग खाते हैं कौन सा पहचाना किसी लोग से मिला सही है ये चीज उसके पास है ज़्यादातर लड़कियाँ खाती हैं बताना कौन सी दिक्कत है? ये देखिए उससे एक चीज़ कम होती है क्या मेट पुराने जमाने की कैल्शियम की कमी। अभी 21% ऑक्सीजन है ना, पुराने जमाने में 25% ऑक्सीजन थी। तो उस समय अभी भी राणा प्रताप को जाके देखो, जोधाबाई का घाघरा यहाँ तक है, उसमें हम जैसे 3 आ सकते हैं, कितना बड़ा घाघरा। सही बता रहे हैं, जाके देखो मेहरानगढ़ में रखा हुआ है। और राणा प्रताप की 90 केजी की सिर्फ वो ऊपर का जो इक्विपमेंट है 90 किलो का पहनते थे। तो अब 21% है और आगे ये जो ऑक्सीजन है ये 20% होने वाली है। तो 20% होने पे इतने इतने लोग होंगे। अभी भी अमेजन के जंगलों में 22% है, वहाँ मिलीपीड और सेंटीपीड्स अनाकोंडा देख लो, इतने बड़े बड़े। 1% बढ़ने से कितने बड़े बड़े जीव है कि नहीं। और 21.5% अफ्रीका के, वहाँ के हाथी हमारे यहाँ से कई गुना बड़े हैं। और ये देख लो जब 25% दी तो चींटी कितनी बड़ी बड़ी है, उसको पत्थर को काट के अब इतनी बड़ी चींटी मिलेगी, अंदर तक चींटी है। वही उसके टॉन्ग्स देखो चारों टांगे, देख रहे हैं? ये देखो ये फॉसिल है, जमीन के अंदर डिकम्पोज रहेगी। और भी ये सब फॉसिल्स हैं, चींटी को तुम लोग पहचानते राम हो। लक्ष्मण जी के ज़माने में राम जी की हाइट देखना फिर तो छः, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन बहुत लंबे होते हैं। गूगल पे सर्च कर मुझे तो पता नहीं, बहुत लंबी होती थी हाइट। गूगल पे सर्च करना, इससे देखना इससे भी लंबी लंबी हाइट होती है। ये होता भाई नहीं होता हाँ? लेकिन ये कुछ शर्म आती थी तो बताने में से पहले की बात सुनवाने में सब डरते थे। देख लेना आप लोगों ने, यस सर। ये देखो सर कोल तो डिकम्पोज होता है। और साइंटिस्ट वैज्ञानिक बने पढ़ो उसमें बुक में पढ़ो तो कोई देख। हाँ आइए सर, ये देखो पीछे भी बढ़ा देना, ये चीज़ दिखाओ सबको। निकल जाता हूँ सवाल मेरे को पता है यार पापा ने अब पता है अच्छी अच्छी फ्लैश ऑन हुआ है देख तो नहीं ना देखो जरा, मान लो तुम्हारे पास एक हाइड्रोकार्बन है C2H6 है, इसको ऑक्सीजन दो, सही है, थोड़ा सा दो, तो ये C2H5 सिर्फ एक को लगेगा, एक OH। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये इसको कहेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोकार्बन को तुमने ऑक्सीडाइज किया तो अल्कोहल बना, हाइड्रोकार्बन या एल्केन को किया तो क्या बना, बोलो, अल्कोहल। वो तो एल्केनॉल कहते हैं, इसे एल्केनॉल ही तो बोलेंगे। और इसे ऑक्सीडाइज करो थोड़ा सा, तो अब इसमें क्या होगा ना, हाइड्रोजन हट जाएंगे। क्या हाइड्रोजन के हटने को भी ऑक्सीडेशन कहते हो? कहते हो ना, तो दैट इज CH3CHO। देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हटे होंगे चेक करो जरा, दो हाइड्रोजन हट गए। तो अगर आप इसे हीट करो तो ये भी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन दिया नहीं है लेकिन ऑक्सीडेशन तो बोलेंगे ना, हाइड्रोजन के रिमूवल को तो ऑक्सीडेशन कहते हो कि नहीं?
यहाँ ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीडेशन कहा, यहाँ हाइड्रोजन के रिमूवल को कहा। अब फिर देखो, फिर अब इसको फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जुड़ गया कि नहीं, एक ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं, तो ऑक्सीजन का जुड़ना। मेरा कहने का मतलब है एल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे क्या बना बोलो, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। और अब इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो ये फिर पूरी तरीके से CO2 में बदल जाएगा, और किस में बदल जाएगा, वाटर। 2 CO2 बनेंगे और वाटर कितने बनेंगे, चेक करो, सही है। तो उल्टा चलो तो रिडक्शन, और इधर से चलो तो ऑक्सीडेशन। अब इस चीज को देखो कि एल्केन गेट ऑक्सीडाइज्ड into alcohol, alcohol into aldehyde, aldehyde, aldehyde किस में होगा, into carboxylic acid, and carboxylic acid किस में हो जाएगा, एसिड इनटू क्या हो जाएगा बोलो, इट इज इनटू CO2 एंड वाटर। बोलो बात समझ में आ गई, सारा ऑक्सीडेशन का चार्ट कैसे होता होगा। ओके, स्लो ऑक्सीडेशन। अगर ये अल्कोहल है तो इसमें आमिर खान और माधुरी दीक्षित की एक पिक्चर है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, बीच में कुछ चीज़ें डाल देते हैं और उसमें शराब की बोतल से शराब डालते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं, और फिर उसके पुरानी पिक्चर है, मन पिक्चर है या कोई भी, तो उसमें फिर उसके चारों वो फेरे लेके शादी कर देते हैं, समझाई। तो अल्कोहल, अल्कोहल को जला कर भी हम फ्यूल बना सकते हैं। ये सब फ्यूल है जो CO, सबको अल्टीमेटली अगर किसी को तुम CO2 में कन्वर्ट करो तो कंबशन कहलाएगा। कहीं से भी तुम कंबशन की ओर पहुंच सकते हो, क्योंकि CO2 में बन जाना ही कंबशन, उससे पहले कंबशन नहीं है, उससे पहले बीच बीच में चल रहा है तो ऑक्सीडेशन। बोलो बात समझ आई। थोड़ा थोड़ा चलो, आंशिक रूप से अगर किया गया दहन तो फिर वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा ना, तो इट इज ऑक्सीडेशन। अब आगे देखो, अगर तुम्हारा ब्रांच हाइड्रोकार्बन, चेक करो, ऐसा होगा और तुम कहोगे भाई ये एल्डिहाइड है, इसको जब जलाओगे तो कई बार क्या होता है, एल्डिहाइड भी बनता है, कई बार कीटोन, फिर यहाँ कीटोन बन जाए, तो हम जो एल्डिहाइड है वही कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन की एक ही कैटेगरी। कभी कभी ब्रांचिंग होती है ना, तो हमें उतना नहीं सोचना, वो पढ़ लेंगे। ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। अब एक ऑक्सीडेशन की इंपॉर्टेंट इक्वेशन जरा देखो तुम्हारी बुक में क्या लिखी है। क्या उसमें अल्कोहल से, क्या तुमको लग रहा है यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है? यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए तुमको 2 चीज चाहिए, एक तो KMnO4, दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट। दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये दोनों कौन है बोलो? K2Cr2O7 और दूसरा क्या है, दैट इज KMn। ये KMnO4 KMnO4 और K2Cr2, सही। चलो तो लिखिए CH2H5, ऐसा भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो अब इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, बुक में नहीं लगी है, आप लगा दो, तो क्या रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। अब या तो तुम क्या यूज करो बोलो, एल्कलाइन, एल्कलाइन KMnO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें थोड़ा सा तुम NaOH डाल दो, अपने आप ही अल्कलाइन हो जाएगा। एल्कलाइन का क्या मतलब है, थोड़ा सा बेस डाल दो कोई भी, या एसिडिक, दूसरा क्या कर सकते हो, K2Cr2O7
पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका क्या नाम है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये डाल दीजिए। इन दोनों में से किसी एक को डालना है। क्या क्या डालोगे? कौन सा एल्कलाइन होगा, कौन सा एसिडिक? एसिडिफाइड K2Cr2 किसमें डालोगे? बताते ही नहीं है तुम। इथेनॉल में। किसमें डालोगे? तुम ऐसे बता दिया करो ना सर दारू में डालो, तो अपने मन से प्रॉपर्ली होता है। अगर जैसे इथेनॉल नहीं याद आ रहा है तो क्या वो बच्चा पास ना हो? लिख सकता है ना, ये ठीक है। अगर मान लीजिए कि इथेनॉल में डाल दिया जाए, यह पुरानी दारू कड़वी होती है क्योंकि अपने आप ही 300 साल पुरानी ऑक्सीडाइज हो ही जाएगी। कहेंगे बड़ी कड़वी दारू है, 100 साल पुरानी नहीं, कड़वी होती है, पीने में कड़वी होती है। जितनी पुरानी होगी तो क्या होगी? कड़वी होगी, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होकर वो क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो विनेगर और सबको स्मेल कर ही चुके हो तुम लोग। दैट इज, ये देखिए CH3COOH, यहाँ से अल्कोहल से कहाँ पहुंचा? ये वही चीज तो है। और इसके लिए तुमने किसका इस्तेमाल किया बोलो? अल्कलाइन KMnO4, या किसका यूज किया? एसिडिफाइड K2Cr2 से इनका यूज करो। इसमें देखकर बताओ कि क्या हाइड्रोजन कम हो रहे हैं दिव्या की बढ़ रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है कि एडिशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है क्या? यानी दोनों ही चीजें ऑक्सीडेशन है। अच्छा, तो अब इसमें ये इसको जरा बैलेंस करो, क्या चीज हो रही है? क्या 2H निकला है? 2H निकला है तो क्या H2O लिख दिया जाए? अब बैलेंस है, ऑक्सीजन टोटल करो, बराबर है ना? तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अगला देखिए, सो दो सब्सटेंस वो क्या करते हैं? देखिए, दोज सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अ केमिकल, उसे क्या कहेंगे अमन? दो सब्सटेंस जो किसी को ऑक्सीडाइज कर दें उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा वहां लिखा है, हेडिंग के नीचे पढ़ो, आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरविंद, क्या आप मुझे कोई दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम बता सकते हैं? तो अच्छा जानते हो, आप भी बताओ, हम तो नहीं जानते थे। चलो अच्छा जानते। सो सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर, इन्होंने क्या बताया बोलो? सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? एल्कलाइन KMnO4 और दूसरा क्या है? एसिडिफाइड K2Cr2O7 और तीसरा क्या है? H2SO4 HNO3, जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन है ना, वो दूसरे को अपनी ऑक्सीजन दे देगा। ये सब क्या माने जाते हैं? ये सब ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, ZNO इतनी आसानी से नहीं देता, तुमने दिमाग तो लगाया है। ये नहीं कि ZNO में वो दे के वो Zn बन जाए, ऐसे होता नहीं, तो इसलिए नहीं हम कह रहे हैं। अगर ये दे देते हैं, ठीक है, बहुत ऑक्सीजन होना चाहिए। H3PO4 बहुत अच्छा ऑक्सीजन, 4 हो गए। वैसे तुमको लगता होगा कि इसकी किस्मत पर तुमको रश्क होता होगा, 4 ऑक्सीजन भला क्यों नहीं देगा? 7 ऑक्सीजन लेके बैठा, दे ही देगा, ऐसा तो तुमने सोचा ही होगा, तो दे दिया। ऐसे नहीं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसमें ऑक्सीजन होगी ना, तभी तो देगा।
ठीक है, अब जरा देखें। नेक्स्ट इज योगात्मक अभिक्रिया, दैट इज एडिशन रिएक्शन। तो थर्ड प्रॉपर्टी किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की क्या होती है? एक तो कंबशन कट ही करते हैं, ऑक्सीडाइज भी होते हैं। कहाँ तक ऑक्सीडाइज होंगे बताओ? CO2 और वाटर तक होंगे। कोई कहीं से कहीं हो रहा है, कहीं से, यही सब तो काम चल रहा है पूरी सृष्टि में, ऑक्सीडेशन ही तो चल रहा है इन सब का, फॉसिल फ्यूल्स का। तीसरी चीज है एडिशन रिएक्शन। क्या आप मुझे बताएंगे अंशुप्रिया कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस एडिशन रिएक्शन देते हैं? ये पहले बताया, इन्होंने अनसैचुरेटेड बोल दिया, ठीक है। दैट इज एडिशन रिएक्शन। Those organic compounds having multiple bonds, double और triple bonds, that are unsaturated, उनको हाइड्रोजन मिल ही नहीं पाया, वो जब जमीन में दबे थे, उनको आपस में ही बॉन्डिंग करनी पड़ी। Those organic compounds having, उनमें क्या हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ये क्या करते होंगे बताओ जरा? They add small molecules, ये आपस में क्या करेंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल को जोड़ लेंगे। ये जो एडिशन रिएक्शन या कुछ भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सम केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें समझो बहुत सवाल आते हैं, ये अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ना जाने 7-8 बार आएगा, किसी न किसी इसकी केस स्टडी बना देंगे, ऐसे लगता है जैसे ये देना जरूरी ही हो गया, कितना इंपॉर्टेंट मान हो गया। अब देखो इनमें दे गिव, ये क्या करते हैं बताइए? एडिशन रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? जैसे CH2 है और डबल बॉन्ड CH2, एडिशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल टू सम एल्कीन, जैसे Cl2 जोड़ दिया, जोड़ो जरा, ये बॉन्ड खुल जाएगा और एक Cl इधर जुड़ जाएगा और एक Cl इधर जुड़ जाएगा। देखो जरा, CH2 तो था, ये बॉन्ड खुल गया, और क्या होगा बताओ? एक Cl यहाँ जुड़ गया, एक Cl यहाँ जुड़ गया, सही है। इसके नाम के लिए हम नैतिक से पूछ रहे थे, नैतिक इसका नाम बताओ? डाइक्लोरो इथेन। कई बार हमने 1,2 डाइक्लोरोइथेन भी बताया है, वो भी सही है, ठीक है। तो अगर 1,2 ना बोलो तो निक नेम है विसिनल डाइक्लोरोइथेन, पड़ोसी, ठीक है। और जेमिनी, जेम, अगर एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, 2 क्लोरीन एक ही पे जुड़ गया तो जेम, हम उनसे इनका नाम मुझे पसंद है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। क्या बोला? तो 10th क्लास में हो तो सिर्फ डाइक्लोरोइथेन 1,2 तो लिख सकते हो ना, 1,2, अब थोड़ा बहुत तो तुम्हें आ ही गया है, क्लोरो, ये इसका नाम, सही है। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है भैया? क्या कोई मॉलिक्यूल इसमें सिर्फ जुड़ जा रहा? एडिशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू समथिंग इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। तो अमन, अब मुझे ये बात बताओ कि अगर HCl को तुम इथीन से रिएक्ट कराओगे तो तुम क्या पाओगे? बोलो। CH2 और CH2, इसमें तुम HCl से रिएक्ट कराओ, नाम बता दो कंपाउंड का। एक H यहाँ लगा और एक यहाँ क्या लग गया? Cl। कहीं तुम इसको अमन ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि ये CH3 हो गया और ये CH2Cl, ऐसा सोच रहे हो क्या? CH3 और ये CH2Cl सीधा कर दिया, तो फिर इसका नाम क्या है? बोलो।
क्लोरोइथेन। फिर से देखो, अगर इसी को डबल बॉन्ड CH2 में H2 जुड़ जाए, ऐसा निकेल की उपस्थिति में और पैलेडियम की उपस्थिति में होता है 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए। हाइड्रोजन जोड़ दिया, सही है। हाइड्रोजन जुड़ेगा तब क्या बनेगा, कुछ सोचो, कुछ पता चल रही है? इथेन हो जाएगा, क्योंकि CH2 और एक H यहाँ जुड़ जाएगा। C पे जोड़ना, बॉन्ड किस पे लगाओगे हमेशा, C पे। H लगा दिया कि नहीं, देखो ऐसे H पे ना लगा देना। अब फिर इसे क्या लिखोगे, CH3 सही है। तो बताइए, इथीन ऑन एडिशन ऑफ, व्हेन वी पास हाइड्रोजन गैस ओवर इथीन इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में बताओ, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड पैलेडियम एंड हीट इट, तो ये क्या बना देगा, इथेन। तो उत्कर्ष ये जो रिएक्शन है, क्या इनमें ये तीनों ही एडिशन है? नहीं है। अच्छा, तीनों एडिशन है। चूंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए इस एडिशन रिएक्शन को तुम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करोगे। क्या कहोगे उसको, क्या कहोगे? तुम हर चीज जानते हो, तुम इतना कैसे पढ़े लिखे हो। क्लोरीनेशन रिएक्शन, इसे क्या कहा तुमने, इसे क्या कहा था? अरे वाह, हर चीज जानते हो। दैट इज हाइड्रो क्लोरीनेशन। अब अमन उसके घर के बगल घर ले लो, दैट इज हाइड्रोक्लोरीनेशन। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जुड़े तब क्या कहोगे, हाइड्रोक्लोरीनेशन। सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े तो क्या कहोगे, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन की वजह से हमारा तुम्हारा काम चल रहा है, भारत का व्यापार चल रहा है, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आ रहा है। वनस्पति तेल को घी में बदला जा रहा है भारत। और ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो तुम्हारी बुक में दी गई है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या है, समझो इस चीज को। जितने मूंगफली तेल, सोयाबीन के तेल है ना, उनको वनस्पति घी में बदला जा रहा है। डालडा घी, ऐसा देखा है पुराने जमाने में आता था। तो ये कौन सी रिएक्शन है, व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड, इसकी डेफिनेशन भी समझो। व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू एल्कीन और एल्काइन और सम अनसैचुरेटेड, एल्काइन होगा तो 2 H2 जुड़ जाएंगे, सही बात है कि नहीं? देखो, व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट हो, जैसे निकेल कैटालिस्ट, हम कैटालिस्ट हैं आपके लिए, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन जो मैम है वो हमारी प्रमोटर है, वो घर में कहती है अरे उठो बच्चों के पढ़ाने का टाइम हो गया। हम कहते हैं नहीं, कैंसिल कर देते, नहीं बच्चों का भविष्य है, तो वो प्रमोट कर रही हैं। समझ में आई? तो निकेल यहाँ कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक, लेकिन उसको कौन प्रमोट कर रहा है, उसको कौन प्रमोट कर रहा है बताइए, निकेल कैटालिस्ट एंड, उधर देखो, पैलेडियम प्रमोटर। पैलेडियम बुक में लिखा है सर, एट कितने तक बताइए, एंड हीटेड अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या देता है बताइए, देन हाइड्रोजन इज एडेड टू इट, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। गर्व इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना कठिन। तुमको लिखना होगा व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू एल्कीन और एल्काइन, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन।
क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो रिपीट करो, क्या लिखोगे? नहीं गीत। When hydrogen is added to alkene or alkyne, it is called as hydrogenation. ठीक है, क्लोरीन जुड़े तो क्लोरीनेशन, HCl जुड़े तो हाइड्रोक्लोरीनेशन, HBr जुड़े तो क्या कहोगे? बोलो हाइड्रोब्रोमिनेशन। वाटर ही जुड़ जाए। अब कई बार तुम्हारे में पिछले से पिछले साल ये रिएक्शन आई, अर्चिता बता सके तो बताएं, और कोई क्या बताएं? बोलो क्या बन गया होगा? देखें, एक तो बताइए, प्रोडक्ट का नाम बताओ। अरे वाह, तुम तो जानकार व्यक्ति हो। इन्होंने इसे HOH मान लिया और इसके बॉन्ड खोल दिए। ये आई हुई रिएक्शन है, इसीलिए तुम लोग कोचिंग आते क्यों? देखो ये डबल बॉन्ड है, ये खोल दिए, एक है जोड़ दिया कुछ। अब इसको जरा और सिंप्लीफाई करो, CH3CH2 है बात कि नहीं? और इस प्रोसेस का तुमने क्या नाम बताया था? ये ठीक है। कह रहे हैं सर जब हम ये मेहनत करते हैं, थक जाते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है। पानी निकलने को डिहाइड्रेशन और पानी जुड़ने को हाइड्रेशन। हर चीज ही नहीं मानते। पानी जुड़ा तो हाइड्रेशन, पानी निकला तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन समझ में आ रही बात? यहाँ लिखो हाइड्रेशन। ओके, तो जैसा गीत साई ने बताया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एडिशन ऑफ H2 टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन गैस का योग होता है तब इसे हाइड्रोजीनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजीनेशन। अब प्रोसेस कहा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है। व्हाट इज हाइड्रोजीनेशन एंड व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस? इसका औद्योगिक महत्व क्या है? जरा चेक करें। इट इज यूज, किस लिए यूज होती है? टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी। हमारे यहाँ अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो एक घी वाला रहता था हमारा किराएदार, वो टीन के डिब्बे में तेल गरम करता रहता था ऊपर और एक छोटी सी टेबलेट ला के डाल देता था। ठीक है, तो वो पैलेडियम की टेबलेट थी, उसमें हाइड्रोजन भरपूर थी। क्या थी बोलो? हाइड्रोजन फिक्स हो जाती है ना पैलेडियम में, बहुत जो बीच में खाली जगह है उनमें हाइड्रोजन भर जाती थी। वो टेबलेट डालता था और चूंकि वो टीन के डिब्बे में निकल की कोटिंग है, निकल तो कहीं जाएगा नहीं, और वो स्टोव पे रख के गर्म करता रहता था, शाम को घी बना के बेच जाता था। सब लोग उसको घी वाला कहते थे। तब हम नहीं समझ पाए, अब समझ पाए। ये कुटीर उद्योग बन गया है, घर घर में हो रहा है और बड़े स्तर पर भी हो रहा है। छोटे छोटे स्तर में लोग घर में कर रहे हैं, 200 डिग्री पे गर्म कर रहे हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, हाँ, लोग बेच देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, जैसे साबुन उद्योग घर घर का हो गया ना, बना वैसे ही है। अच्छा, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। इट इज कॉल्ड वनस्पति घी। अब एक इसकी इक्वेशन और लिख लो, लास्ट इक्वेशन। चलो, दैट इज, जरा देखो, है वही। तुमको ये बात मालूम है मयंक, आर किसे कहते हैं? आर कुछ नहीं, एल्काइल। आर क्या है? CnH2n+1 ये है, इसे एल्काइल कहते हैं। तो इसमें सब में CnH2n अपने मन से कुछ लगा दो। आर एल्काइल ग्रुप है। अब तुम मिथाइल इथाइल जो लगाना चाहो अपने मन से लगा। आर एसिड, ये रेसिडुअल वैलेंसी है ना, तो आर क्या हो गया? यही है कि नहीं? एक वैलेंसी कम है, नहीं तो लोग इसे मॉलिक्यूल न समझ बैठे हैं।
मॉलिक्यूल तो नहीं बनेगा ना जब तक इस पे H जुड़ेगा, इसलिए रेसिडुअल वैलेंसी दिखाना जरूरी है। क्लोरीन में भी तो ऐसे दिखाते हो, नहीं तो कोई मॉलिक्यूल समझ बैठेगा, इसलिए ये एल्काइल ग्रुप। तो अब जरा देखो, क्या ये अनसैचुरेटेड है? इसमें क्या जोड़ोगे? कुछ नहीं, R तो अपने मन से CnH2n लगा ही सकते हो ना, 2n+1, सिर्फ डबल बॉन्ड पे तुम्हें हाइड्राइड करना, H2 जोड़ दो और किसकी उपस्थिति में जोड़ो? निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पे जोड़ दो। ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन वहां लग जाएगा। ये अभी क्या है बोलो? वेजिटेबल ऑयल है और बन जाएगा वनस्पति घी। ये अनसैचुरेटेड ऑयल है और बन जाएगा सैचुरेटेड फैट। वो बॉडी में जाएगा तो मजाल है बच जाए 10 साल तक, 10 साल तक अस्वस्थ बने रहोगे, घी खाने का मजा लोगे, अस्वस्थ भी बने रहोगे, और ये हेल्दी होता है। ये कैसा है? सैचुरेटेड ऑयल इज हेल्दी, क्योंकि रिएक्टिव है, रिएक्ट करके निकल जाएगा बॉडी से, और जो चीज इनर्ट है उसको कैसे हटाओगे? घी तो सभी यही है, घी बटर ये सब सैचुरेटेड फैट, वो 10 साल तक डिकम्पोज होगा ही नहीं बॉडी में, समझा? इसीलिए तेल की चीज लोग खाते हैं। अब देखो CR बताते तो लोग बहुत कुछ है, वो काम करने वाले पंजाबी लोग हैं, लेकिन सब लोग तो उतना काम नहीं कर सकते ना, तो वो काम करते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बर्न कर लेते होंगे, वरना ट्राइग्लिसराइड बनता है, दैट इज मोर डेंजरस। वो सब हम लोग अब अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तुम समझ लो ये क्या है बोलो? वेजिटेबल ऑयल, और ये क्या बन गया बोलो? वनस्पति घी। वनस्पति तेल से बना है ना, वनस्पति तो वेजिटेबल होता है। देखो वेजिटेबल ऑयल की 2-3 वेजिटेबल ऑयल के नाम बताओ अमन जरा। हाँ, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब तो है, मस्टर्ड ऑयल। अब उनसे तुम घी बना लो, तो इसे क्या कहेंगे बोलिए? वनस्पति घी। तो क्या लिखेंगे? वेयर इट इज यूज्ड, इट्स इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी। जहां लिखा है वेजिटेबल ऑयल, उसके नीचे अर्चिता क्या लिखोगी? आगे और इधर क्या लिखोगी? सैचुरेटेड फैट। कॉपी बैग में रख लो। अनसैचुरेटेड ऑयल, और उसे क्या कहेंगे बोलो? सैचुरेटेड फैट। ये अनहेल्दी है, और जो रिएक्टिव है वही तो हेल्दी होगा। देखो सैचुरेटेड फैट, इतना ही रखिए। कल भी क्लास होगी, 1.5 घंटे साइंस, 1 घंटे मैथ्स। क्या?